नमस्कार। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी चर्चा इतने समय से चल रही थी देश में, आखिरकार वो आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है। अभी हुआ कुछ नहीं, अभी केवल विधेयक लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत कुछ बाद में होगा। अभी उसे संसदीय समिति के पास भेजा गया है, संसदीय समिति में विचार होगा, कई महीने लगेंगे, वापिस आएगा, पास होगा, नहीं होगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि पास करने के लिए 2 तिहाई बहुमत चाहिए जो कि सरकार के पास नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रस्ताव है और अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊँगा ये प्रस्ताव है क्या? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके क्या-क्या झूठ हैं? मीडिया इतना एक तरफ़ा तरीके से हमें बात बता रहा है और सारे तरफ इसके नई दवाई के गुण बताए जा रहे हैं। कोई बता नहीं रहा है कि वास्तविकता क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के 10 झूठ आपके सामने पेश करूँगा क्योंकि दवाई देना इस देश का नया शगुफ़ा है। प्रधानमंत्री को इसका शौक है। पहले वो दवाई देखते हैं, कहते हैं हाँ, दवाई तो अच्छी है। फिर किसी को कहते हैं ज़रा देखो तो किस बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फिर वो ढूँढता है ये बीमारी भी लग सकती है, इस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। याद है आपको? डिमोनेटाइज़ेशन यही हुआ था। पहले एक दवाई खोजी गई और फिर खोजा गया कि अच्छा इस दवाई से क्या फ़ायदा होगा? नुकसान होते गए, होते गए, होते गए। लेकिन द फ़ायदों की खोज कुछ वैसा ही तो नहीं होने जा रहा वन नेशन वन इलेक्शन से। तो देखते हैं इसकी 10 बड़ी भ्रांतियाँ या झूठ जो हमें पेश किए जा रहे हैं और उसका सच। पहली भ्रांति, पहला झूठ जो हमें पेश किया जाता है, वो ये है कि भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो चुनावी कैलेंडर देश का गड़बड़ाया हुआ था। उसको दुरुस्त करने का एक प्रशासनिक सुधार है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। इस देश का चुनावी कैलेंडर कभी कहीं चुनाव हो रहा है, कभी कहीं चुनाव हो रहा है। इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। बस यही तो है और क्या है? जी नहीं, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है। ये इस देश के संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन है। इसीलिए आज जो लोकसभा में बिल पेश हुआ है, वो कोई कानून का बिल नहीं है। वो देश के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है। 129वां संविधान संशोधन बिल इसका नाम है। क्यों करना पड़ रहा है अगर छोटा-सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म? करना इसलिए पड़ रहा है कि इसका नतीजा ये होगा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल बदलेगा। जो कुछ इस देश में पिछले 75 साल से एक पद्धति चली आ रही थी कि आप किसी लोकसभा को चुनते हैं, 5 साल तक वो रहती है राज में अगर उनकी मेजॉरिटी बनी रहती है। जब समय होता है विधानसभा को चुनते हैं, वो 5 साल चलती है। वो सारा कैलेंडर इससे बदल जाएगा। तो अच्छा है, बुरा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत बुनियादी बदलाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कोई छोटा-सा चुनाव का कैलेंडर बदलने का प्रशासनिक सुधार नहीं। और अगर सिर्फ वो चाहिए होता, तो चुनाव आयोग के पास आज भी इसकी परमिशन है। चुनाव आयोग चाहे, तो कोई भी चुनाव अपने नियत समय से 6 महीना पहले कर सकता है। यानी कि अगर चुनाव आयोग चाहता, तो दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करवा सकता था। दिल्ली गवर्नमेंट से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा और झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव तो एक साथ करवा ही सकता था। ये छोटा सुधार नहीं है। ये अब बीजेपी वाले भी मानते हैं, जबकि वो कह रहे हैं, इससे देश का इतना बड़ा कल्याण होगा, तो भाई छोटा तो नहीं है, पहली बात। दूसरा झूठ, कि पिछले 20 पहले देश की आज़ादी के पहले 20 साल वाले सामान्य चक्र को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। कोई इसमें असामान्य बात है ही नहीं। कुछ असामान्य हो गया था, उसको दोबारा सुधारा जा रहा है और कुछ नहीं। तर्क क्या है? कि देखिए 1952 में जब इस देश में चुनाव होने शुरू हुए संविधान के बाद से, तो हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करने की परंपरा थी। ये परंपरा किसी वजह से 1970 के करीब आके टूट गई और वो जो गड़बड़ी हो गई, उसको हम सुधार सुनने में बड़ी ठीक लगती है बात। ये बात गलत भी है और झूठ भी। झूठ इसलिए कि ये कहना सच नहीं है कि 1967 या 70 से पहले इस देश में सभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता था। ये बात केरला के बारे में सच नहीं है। केरला में पहली बार 1960 में ये परंपरा टूट गई थी। केरला का चुनाव 57 और 62 में नहीं हुआ, केरला में 1960 में चुनाव करवाना हुआ। ये परंपरा उड़ीसा में टूट चुकी थी, उड़ीसा के अंदर 1961 में चुनाव करवाना पड़ा। पेप्सू में और पंजाब के दूसरे हिस्सों में तो उससे पहले ही टूट चुकी थी। तो ये कहना कि इस देश में संविधान ने एक सिस्टम निकाला था, वो सिस्टम किसी वजह से टूट गया, ये बात पहली बात तो ये हिस्टोरिकली गलत। दूसरी ये बात तर्क की दृष्टि से गलत है कि संविधान ने ऐसी कोई प्रथा, परंपरा, नियम नहीं बनाया था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। वो केवल संयोग था कि जब 52 में सारा कुछ चुनाव शुरू हुए, तो पहले चुनाव एक साथ करवाए गए। संविधान की स्पष्ट व्यवस्था थी और ये केवल भारत के संविधान की नहीं, दुनिया में जहाँ-जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटेन में है, जैसे कुछ तो और देशों में दुनिया में है, उसका सिंपल नियम ये होता है कि सरकार 5 साल तक राज करती है, लेकिन जिस दिन सरकार की मेजॉरिटी चली जाती है, उस दिन उसको इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे वो 1 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो, नया चुनाव होता है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं को पता था, जिसका मतलब है
कि ये संविधान निर्माताओं के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि लोकसभा के और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, ना जी, ऐसी कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। उनके मन में केवल ये था कि शुरुआती एक साथ होगा, बाद में जैसे-जैसे उसका साइकिल बनता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो देश में 1967 और 70 के बाद जो हुआ, यानी कि लोकसभा का साइकिल अलग हो गया, विधानसभाओं का साइकिल अलग हो गया, इसमें कुछ भी एब्नॉर्मल नहीं है, संविधान निर्माता ये जानते थे और ये किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक स्वाभाविक परिणति है, जहां 2 टियर ऑफ गवर्नेंस होगा, जहां नेशनल पार्लियामेंट होगी और स्टेट प्रोविंशियल पार्लियामेंट होगी, वहां ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। तीसरा झूठ, ये साबित तो एक सर्वमान्य प्रस्ताव है, पहले से इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है, सब लोग इसको मानते हैं, इस पे एक सहमति बनी, सरासर झूठ है, कोई सहमति नहीं बनी। ये प्रस्ताव 3-4 बार 1990 के बाद 2-3 कमेटियों में आ चुका है, बार-बार ये प्रस्ताव आया है, हर बार इसका विरोध हुआ है। जब रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी, उस कमेटी ने देश की पार्टियों से पूछा, 15 पॉलिटिकल पार्टियों ने, देश की 15 बड़ी पार्टियों ने, जो कि स्वाभाविक इंडिया कोalition की ज्यादातर पार्टियां, जिसमें मेरे ख्याल से बीएसपी भी शामिल थी, चेक करूंगा। इन तमाम 15 पार्टियों ने लिखकर इसका विरोध किया। और जैसा कि आज स्पष्ट है, आज जब लोकसभा में उसे इंट्रोड्यूस किया, तो कोई 198 एमपी ने इसका इंट्रोडक्शन का विरोध किया। बिल को तो समर्थन, विरोध तो बाद में आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बिल को लोकसभा में कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए। तो और कुछ भी है, सर्वानुमति तो नहीं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। चौथा झूठ, पूर्व राष्ट्रपति की हाई लेवल कमेटी ने पूरी तरह जांच करके इसकी सिफारिश की है। हमें बताया जा रहा है कि भाई देखो, कोई हल्की वाली बात नहीं है, कोई अचानक किसी का शगुफा नहीं है, बहुत बड़ी कमेटी बनी, राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनी, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, जिसने सब इसकी अच्छाई बुराई सबकी जांच की है। और जांच करने के बाद कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि ये सही प्रस्ताव था, इससे देश का फायदा होगा। सच बात बताओ कि जब रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बनी, जिसमें कई लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, खैर 2 बात। पहला, इस कमेटी में केवल वही लोग लिए गए जो कि पहले से लिखकर राय दे चुके थे कि ये प्रस्ताव अच्छा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में घोषित जो व्यक्ति थे, केवल वही इस कमेटी में थे। दूसरी मजे की बात ये है कि कमेटी को दरअसल जो कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, यानी कि कमेटी को शुरू में बताया जाता है कि आपने क्या काम करना है। कमेटी को ये कहा ही नहीं गया कि ये प्रस्ताव अच्छा है कि बुरा है। कमेटी को केवल कहा गया कि इसकी अच्छाइयाँ आप ढूँढ के निकालिए। इसमें कोई ये बात कि ये प्रस्ताव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो रामनाथ कोविंद कमेटी के पर्व्यू में ही नहीं था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही ये थे कि इसका आप डिटेल, ये बात तो सही है, होनी चाहिए, आप इसकी डिटेल ज़रा तय कर दीजिए। बैठ के कमेटी ने फिर ढूँढी इसकी अच्छाइयाँ, किसी को भी आप कहिए इसकी अच्छाइयाँ ढूँढिए, जैसा मैंने कहा डिमोनेटाइज़ेशन की अच्छाइयाँ ढूँढिए, ढूँढी जाती है, वो सब होता है। तो कमेटी ने तर्क दिए हैं, उन तर्कों के ऊपर मैं आऊँगा, चर्चा करूँगा। लेकिन ये कहना कि किसी एक स्वतंत्र निष्पक्ष कमेटी ने खुले मन से जाँच करके ये पाया है कि ये अच्छा है, ये बात झूठ है। 5वीं बात कि इससे चुनाव पे सरकार का खर्च बहुत घट जाएगा। अब ये बात लोगों को अपील करती है कि हाँ भाई देखो, बार-बार चुनाव होते हैं, इससे चुनाव कम हो जाएँगे, खर्च घट जाएगा। और जब आपको बताया जाता है कि इतने 100 करोड़ रुपया, इतने हज़ार करोड़ रुपया, तो किसी भी साधारण व्यक्ति को लगता है, हाँ यार देख इतने हज़ार करोड़ रुपया तो बच जाएँगे, अच्छी बात नहीं है क्या? इन्हीं चीज़ों से हम चकमा खा जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इस बात को समझें। आज किसी भी एक राज्य में कितने चुनाव होते हैं? अगर 5 साल का वक़्फ़ा है, 5 साल के पीरियड में सामान्य तरीके से करें, तो 3 बार चुनाव होते हैं। एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, एक बार विधानसभा का चुनाव होता है और एक बार पंचायत, जिला परिषद जो भी आपकी बॉडी है, उसका चुनाव होता है, 3 स्तर के चुनाव। इससे क्या होगा? 3 की बजाय 2, 3 से 1 नहीं होंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा के बारे में है, पंचायत इलेक्शन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। और वो जो, हालाँकि रामनाथ कोविंद कमेटी ने इस पे चर्चा की थी, लेकिन जो विधेयक संसद के सामने पेश किया गया है, उसमें किसी भी पंचायत या लोकल बॉडी इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और रामनाथ कोविंद कमेटी ने भी कहा था कि विधानसभा और लोकसभा का तो आप इकट्ठा करवा लीजिए, लेकिन पंचायत का इलेक्शन तो उसके 6 महीने बाद ही होगा, अलग से। मतलब 3 का 1 नहीं हो रहा है, 3 के 2 हो रहे हैं चुनाव। कितना पैसा बचेगा? मैंने इसका कैलकुलेशन किया, अब लगभग 5,000 करोड़ रुपया सरकारी खर्च कम हो जाएगा चुनाव में। 5,000 करोड़ रुपया हमें बहुत बड़ा आइटम लगता है, अभी 500 करोड़ भी बहुत बड़ा लगता है, 5 करोड़ भी बहुत बड़ा लगता है एक साधारण व्यक्ति को तो। लेकिन याद रखिए, 5,000 करोड़ रुपए की बचत 5 साल में। ये भी याद रखिए कि केंद्र सरकार का 1 साल का बजट इस वक़्त लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का है। 1 साल का खर्चा 50 लाख करोड़ रुपया, 1 साल में यदि बचत होती 5,000 करोड़ की तो कितनी होती? और 5 साल में बचत है, तो मोटे तौर पे आप यूँ समझिए, ये अगर आपकी जेब में ₹100 है, तो आपको 2 पैसे की बचत हो रही है।
अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया है, आजकल पैसे लोग समझते नहीं हैं। अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया है, तो आपको 2 रुपए की बचत हो रही है। 5,000 करोड़ रुपया इस देश में कोई भी स्कैम होता है, कोई भी घोटाला होता है, आजकल बड़ा घोटाला कोई 2-5 हज़ार करोड़ से कम का नहीं होता। एक लोकतंत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए की बचत वैसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये किसी भी छोटी स्कीम से, भारत सरकार की किसी एक साधारण योजना से भी कम खर्चा की बचत है 5 साल। तो बचत है, लेकिन क्या ऐसी बचत है जिसके लिए हमें इस पूरे देश का संविधान, पूरी स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है? विचार कीजिएगा। छठा झूठ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बार-बार कही जाती है कि इससे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या कहते हैं? बार-बार आचार संहिता लगाने से फैसलों पर लगी हुई रोक जो है, वो हट जाएगी। तर्क क्या दिया जाता है कि देखिए बार-बार चुनाव होते हैं, हर वक़्त देखिए तो बस आचार संहिता लगी होती है, आचार संहिता लगी होती है तो काम नहीं हो पाता है, जनता परेशान होती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, देश को जैसे लकवा मार जाता है चुनाव के चलते। फिर सुन के तो लगता है, हाँ यार, ये तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो होना चाहिए इसके बारे में। ज़रा ध्यान से अब आप सोचिए, किसको लकवा मारता है, कैसे मारता है और क्या होता है? अगर आप राज्य सरकार के लिए सोचें, तो एक राज्य सरकार को अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार ये लकवा मारता है? लकवा, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल जो वो कहते हैं, ये मेरे को नहीं लगता होता है, लेकिन कितनी बार होता है? 5 साल के अंतराल में 1 बार आता है, जबकि लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लग जाती है, 2-3 महीने के लिए काम सफ़र करता है, बिल्कुल सही बात। और एक जब पंचायत के चुनाव होते हैं, कई राज्यों में पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अलग-अलग होते हैं, तो वहाँ 2 बार ऐसा होता है। तो मान लीजिए किसी राज्य में पंचायत का चुनाव अलग है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव अलग होते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है, तो 5 साल में 3 बार ये रोक लगती है। कितने महीने गए? मान लीजिए लोकसभा में 3 महीने गए और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में 1-1 महीना गया। 5 महीने का आपको हुआ नुकसान, 5 महीने तक फ्रीज़ हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे 5 महीने की बजाय 2 महीने का नुकसान होगा, यानी कि आपका विधानसभा के लोकसभा के चुनाव वाली आपको छूट मिल जाएगी उस समय, क्योंकि आपका राज्य का चुनाव भी उसके साथ होगा। तो फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ और किसे फ़ायदा हुआ? 5 साल के अरसे में आपको ढाई 3 महीने तक निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। याद रखिए, ऐसे निर्णयों का सामान्य जनता से कोई संबंध नहीं है। किसी को अपना राशन कार्ड बनवाना है, किसी को सर्टिफ़िकेट बनवाना है, कोई सामान्य काम करवाना है, उसपे किसी आचार संहिता में कोई रोक नहीं लगती। केवल बड़े-बड़े पॉलिसी डिसीजंस पर रोक लगती है राज्य सरकार की। अब आप बताइए, ये अचानक तो कोई रोक लग नहीं जाती। कोई राज्य सरकार अपना काम करना चाहे, कौन रोकता है उसको पहले से निर्णय लेने के लिए पॉलिसी के बारे में? केवल बड़े पॉलिसी डिसीजन पे रोक है। फिर कोई कहेगा कि नहीं-नहीं, राज्य सरकार की मत सोचिए। आप देखिए केंद्र सरकार का सोचिए कि रोज़-रोज़ मोदी जी के सर के ऊपर आचार संहिता लगी रहती है। कभी इस राज्य में हो रहा है, कभी उस राज्य में हो रहा है। इतने सब राज्यों में होता रहता है, बड़ी दिक्कत होती है। आपने एक मज़े की बात सोची कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा जिस हफ्ते में हुई, जिस हफ्ते में मोदी जी की सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने इसको स्वीकार कर लिया है, हम करेंगे, उस वक़्त आचार संहिता लगी हुई थी, हरियाणा की। मतलब कि आचार संहिता इतने बड़े निर्णय को भी नहीं रोक सकी। चलिए उसको छोड़िए, मैंने बाकी चीज़ें देखी कि जब हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई थी, तब मोदी सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए? क्या सारे फैसले रुक गए थे देश के? बिल्कुल नहीं। उस समय सरकार ने 70 साल से ऊपर के लोगों को इंश्योरेंस देने का फैसला किया, जो कि देश के बहुत बड़े फैसलों में से एक है। अच्छा है, बुरा है, इसकी अभी चर्चा मैं नहीं कर रहा। लेकिन इतना बड़ा फैसला जो कि पूरे देश पे लागू होना था, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पे भी लागू होना था। कोई रोक नहीं थी। तो ये कहना कि इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, ये तो खुद इस सरकार के रिकॉर्ड से साबित नहीं होता है। उसी समय सरकार ने कहा कि इस देश की कृषि को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं, शायद 15,000 करोड़ रुपए की योजना थी। उसपे कोई रोक नहीं। तो रोक है किस चीज़ पे? क्यों ये बार-बार कहा जाता है पॉलिसी पैरालिसिस, जो वास्तव में है नहीं, दिखाया जा रहा है। और वैसे भी अगर पॉलिसी पैरालिसिस को आपने रोकना है, आपको ये दिक्कत महसूस होती है, इसका बड़ा साधारण सा तरीका है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्शन कमीशन के पास आज भी ये पावर है कि वो किसी भी असेंबली के डिसॉल्व होने के 6 महीना पहले चुनाव करवा सकती है। किसने रोका है भई आपको? चलिए, आप अगर करना ही चाहते हैं, एक छोटा-सा संशोधन कर दीजिए, इतना बड़ा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीनों को बढ़ा के 1 साल कर दीजिए। मतलब 2025 में जहाँ-जहाँ चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग उन सबको एक साथ करवा लेगा, 2026 में जहाँ-जहाँ होने हैं सबको एक साथ करवा लेगा। हो गया काम। इतने बड़े सब की क्या ज़रूरत है? तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात सच में है। 7वां झूठ, देश में आर्थिक विकास की दर बढ़ जाए। आप मुझसे पूछेंगे भाई ये कहा किसने है? ये रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने कहा है। कमेटी ने एक लंबा चैप्टर लिखा है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की है, तर्क दिए हैं और कहा है कि इससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ की रेट बढ़ जाएगा। किस आधार पे कहा है?
उन्होंने ऐसे समय देखे हैं जबकि लगा सिमल्टेनियस इलेक्शन हुआ करते थे और ऐसे समय देखे हैं जबकि सिमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होते थे और दोनों की तुलना के आधार पे कहा है कि देखिए, जब सिमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, तब अपेक्षाकृत तरीके से बेहतर होता था। अरे भाई साहब, वो ज़माने भी अलग, वो इकोनॉमी भी अलग थी। क्यों ऐसी त चर्चा करते हैं? ये कहना कि इससे देश की आर्थिक विकास की दर बढ़ जाएगी, बेतुकी बात है। कम से कम इस किस्म के बेतुके तर्कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं जानता, स्टैटिस्टिक्स जानता हूँ। जिस तरह के निष्कर्ष निकाले, उसका कोई आधार नहीं है। बस कह दिया। हाँ, इसमें एक और आधार है जो आखिर में मैं आऊँगा, जिसके बारे में कि खेल क्या है? आर्थिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पूरा एक चैप्टर रामनाथ कोविंद की कमिटी ने, ज़ाहिर है एनके सिंह साहब ने लिखा है, जिनकी राजनीति, जिनका अर्थशास्त्र, जिनके रुझान पूरी दुनिया जानती है। तो वहाँ उसका संबंध क्या है, इसके बारे में आखिर में एक बात बताऊँगा। अगला तर्क है कि इससे चुनाव में जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी। जनता चुनावों से इतने ज़्यादा चुनाव होते हैं कि पब्लिक थक गई। आप कहेंगे भाई साहब ये क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा साहब। ये फिर रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने कहा है। वोटर्स फैटीग, वोटर थका हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई वोटर आज तक मिला है, जिसने कहा हो कि भाई इतने चुनाव हो रहे हैं कि मैं थक गया हूँ वोट डाल-डाल के, बस अब तो मैं और वोट नहीं दूँगा। कोई नहीं। माने जहाँ बीमारी है नहीं, उसका इलाज कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, गोली हाथ में लेके ढूँढ रहे हैं कि भाई कौन-सी बीमारी मिलेगी। बड़े अजीब-अजीब तर्क दिए कमेटी ने। कमेटी ने ये भी कहा है कि इससे युवा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सिमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, तो वही व्यक्ति एमएलए और एमपी दोनों के लिए नहीं लड़ पाएगा और अगर वो व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा, तो कुछ स्लॉट खाली हो जाएँगे। खाली हो जाएँगे, तो उसमें युवा लोग आएँगे। कहा, क्या तर्क है? पहली बात क्यों नहीं लड़ेगा? दूसरा अगर खाली हो जाएगा तो क्यों कोई पार्टी युवा को देगी टिकट? क्या इसका तर्क है? नहीं साहब, युवाओं को इससे फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया ना, इंजेक्शन हाथ में और ढूँढ रहे हैं कि क्या बीमारी है क्या बीमारी है? किस बीमारी पे लगाऊँ? ये भी तर्क देते हैं कि ऐसा होने से हेट स्पीच कम हो जाएगा। ये बिल्कुल रामनाथ कोविंद कमेटी के अंदर लिखा हुआ है कि सिमल्टेनियस इलेक्शन होने से ये जो नफ़रत की स्पीचेज़ होती हैं, खैर कमेटी ने ये नहीं कहा कि नफ़रत की स्पीच देता कौन? कहते तो बड़ा मज़ा आता। कहा कि देखिए चुनाव नहीं होंगे, चुनाव बार-बार होते हैं तो देश में बड़ी नफ़रत फैलती है। कमेटी कह रही है बस एक बार 1 साल में 5 साल में 1 बार टंटा हो जाएगा, जितनी मार-काट नफ़रत एक बार में हो जाएगी, देश में नफ़रत कम हो जाएगी। सोचिए किस-किस तरह के तर्क दे रहे हैं। नौवां झूठ और ये बात में आपसे कहा जाता है कि देखिए, अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो भाई इसका नुकसान भी तो नहीं है ना योगेन जी, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? ठीक है, एक सिस्टम बना था, सिस्टम को बदला जा रहा है, बुनियादी बदलाव है, बदलाव तो होना ही चाहिए देश के अंदर, बदलाव से देश बेहतर बनता है। नुकसान क्या है? नुकसान मैं आपको बताता हूँ। हम दरअसल समझते नहीं, सिर्फ़ ये हो जाता है 5 साल के बाद चुनाव होंगे, हाँ साहब 1 बार होगा बहुत अच्छा होगा। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए कि इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये व्यवस्था आज से शुरू हो जाती है, वैसे होगी नहीं, पर मान लीजिए कि हो जाती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, 2026 25 में बिहार में चुनाव होने हैं, 2026 में समझिए बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में चुनाव, आज की स्थिति में। अब इसका मतलब क्या होगा? पहला तो इसका मतलब ये होगा कि बंगाल में जो दो और लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, अब यदि सरकार चलती रहती है तो 2029 तक चलेगी। अब इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि बिहार की जो विधानसभा 2025 में चुनी जानी है, जो 2030 तक चलेगी, उसकी अवधि घटा के 2029 कर दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2027 में चुनी जाएगी, जो कि 32 तक चलनी चाहिए थी, उसकी अवधि भी घटा के 2029 तक कर दी जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन। सबको काट-पीट के 2029 में चुनाव करवाया जाएगा। कोई असेंबली 5 साल की, कोई असेंबली 4 साल की, कोई असेंबली 3 साल की, कोई असेंबली 1 साल की। याद रखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में तो 6 महीना पहले इलेक्शन होना पहला। पर आप कहेंगे चलिए ये तो एक बार की समस्या है, बाद में तो नहीं होगी। बाद में भी होगी। बाद में क्या होगा? अगर कोई असेंबली अब मान लीजिए कि 2029 में पूरे देश में एक बार चुनाव करवा दिया गया। ठीक है साहब चुनाव हो गया। अब समझिए 2032 में 33 में उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाती है। क्योंकि अगर विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो सरकार तो गिरेगी। गिरेगी तो आप क्या करेंगे? ये तो नहीं कह सकते कि सरकार की मेजॉरिटी नहीं है लेकिन 5 साल राज करो। तो अब ये क व्यवस्था इस बिल में ये है कि अगर 2033 में उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाए, चुनाव होने हैं पूरे देश में 2034 में, तो उत्तर प्रदेश में 2033 में चुनाव करवाए जाएँगे और वो जो असेंबली बनेगी वो केवल 1 साल काम करेगी। 1 साल की सरकार, चुनाव होंगे केवल 1 साल के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि देश का खर्चा कम हो जाएगा। अब आप ये सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे 1 साल के लिए। ये बात किसी भी राज्य पे लागू हो सकती है। जहाँ भी सरकार गिरी, नियम तो तय है कि भई अगला चुनाव तो आपका 34 में होना ही होना। इसका मतलब है कि आपके पास 6 महीने बचे हो, 1 साल बचा हो, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। अब आपकी असेंबली सिर्फ इतने साल ही चलेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव 2034 में होना है। अच्छा अब ये सोचिए मान लीजिए लोकसभा का ही चुनाव मध्यावधि करवाना पड़े,
सरकार गिर जाए, ऐसा होता रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, देवेगौड़ा की सरकार गिरी। सामान्य बात है इस देश के अंदर सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। अगर लोकसभा गिर जाती है तो साहब पूरे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा। मान लीजिए सरकार 2033 में, जो सरकार 2029 में चुनी जाती है, मान लीजिए 2033 में वो सरकार गिर जाती है, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, चुनाव तो करवाना पड़ेगा। तो 2033 में पूरे देश में चुनाव होगा 2 साल के। फिर उसके बाद सिर्फ 2 साल की अवधि होगी उस पार्लियामेंट की। सोचा आपने क्या होगा? अभी तक हमें बताया जा रहा था नहीं, नहीं कैलेंडर को ठीक करने का एक छोटी-सी चीज़ है, बताइए इसमें क्या नुकसान है? अब आप समझ गए इसमें क्या नुकसान है? ये पूरे देश में एक तरह का केओस फैल जाए। खर्चा कम होगा? नहीं। अगर ये बीच मध्यावधि चुनाव होने लगे, खर्चा तो होगा ना चुनाव के अंदर। और पूरी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बदल जाती है इससे। तो ये कहना कि फ़ायदा नहीं तो कम से कम नुकसान तो नहीं है, बड़ी निरापद सी बात है। ये सच नहीं। हमें पूरा सच बताया नहीं जा रहा है इसके बारे में। और ये जुड़ा है आखिरी झूठ से, कि भाई इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। बताइए देश में कुछ सुधार करने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश की लोकतंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें राजनीति से क्या मतलब है इसका? राजनीति से ही मतलब है इसका। ऊपरी स्तर पे, उससे गहरे स्तर पे और सबसे गहरे स्तर पे। ऊपरी स्तर पे क्या राजनीति से मतलब है? चुनाव से इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो जो भी नेशनल पार्टी होगी, बड़ी नेशनल पार्टी, उसको थोड़ा-सा फ़ायदा मिलेगा। आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, उड़ीसा के अंदर लोकसभा, विधानसभा दोनों के चुनाव हुए। लोकसभा में बीजेपी ने 20 की 20 सीट जीत ली। विधानसभा में और नवीन पटनायक ये मान के चले थे कि हाँ, भई वो शायद कुछ सेटिंग भी रहा होगा कि चलिए लोकसभा में बीजेपी जीत जाएगी, विधानसभा में तो मुझे जीतना ही जीतना है। लेकिन जैसे क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ हुए, बीजेपी को कम से कम 2-4% वोट का उससे फ़ायदा हुआ और नवीन पटनायक को पता भी नहीं लगा और विधानसभा में मेजॉरिटी बीजेपी की आ गई। अब दिल्ली में देखते हैं, लोकसभा में बीजेपी जीतती है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतती है, पिछले 2 बार से सिलसिला चलता आया है। मान लीजिए दोनों चुनाव एक साथ होते तो हो सकता है फिर भी आम आदमी पार्टी जीत जाती, लेकिन कम से कम 2-4% वोट बीजेपी का बढ़ जाता और अगर वो चुनाव नज़दीक के होते, तो पलट सकता था। तो पहला राजनीति ये है कि इससे जो बड़ा राष्ट्रीय दल है और आज की तारीख में बड़ा राष्ट्रीय दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करने से बीजेपी को हर विधानसभा चुनाव में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि उससे बीजेपी जीत जाए, लेकिन अगर उसको 25% वोट आता था, तो 28% आ जाएगा, 38% आता था, तो 40% आ जाएगा और इतने से सरकार बन और बिगड़ सकती है। पहला राजनीति। दूसरी राजनीति ये कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे देश में एक माहौल बनता है, एक राष्ट्रीय मुद्दों का। उन राष्ट्रीय मुद्दों का विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा और इससे पूरे देश में एक एक तरह के हम फेडरल सिस्टम से बाहर आके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट हम कहते हैं जिसके अंदर एक संघीय व्यवस्था बनी। इस संघीय व्यवस्था के लॉजिक से बाहर आके अब मुख्यतः सभी चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय सवालों पे, राज्य के मुद्दों पे फ़ोकस्ड चुनाव नहीं हो सके। तमिलनाडु का बिल्कुल अलग मामला है, बंगाल की राजनीति एकदम अलग है। लेकिन हर बार जब वो लोकसभा इलेक्शन के साथ टाई होके हो, तो राज्य के अपने मुद्दे थोड़े-से दब जाएँगे। आप यूँ सोचिए ना, कि जिस दिन आप एमएलए का वोट डालने जाते हैं, अगर उसी दिन आपको सरपंच का वोट भी डालना पड़े, तो कहीं न कहीं आपके एमएलए के वोट का असर पड़ेगा आपकी सरपंच की चॉइस पे। लेकिन इससे भी एक गहरी राजनीति, यह सबसे गहरी राजनीति मेरे विचार से ये है कि ये देश के लोकतंत्र को खाली करने की राजनीति है और ये आज की नहीं, बहुत समय से चली आ रही है। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है, जो लोकतंत्र के झंझट से बड़ा परेशान रहता है कि अरे भाई देश में गवर्नेंस चाहिए, बार-बार इलेक्शन, बार-बार झंझट। अब बताइए इलेक्शन होते हैं तो पार्टियों को लोगों को प्रॉमिस करना पड़ता है, कोई लाडली बहन देना पड़ता है, कोई फ्री राशन देना पड़ता है। चुनाव का झंझट कम होगा, तो जनता को बहुत कुछ देना नहीं पड़ेगा। जनता को साइडलाइन करके भी चलाया जा सकता है। अब ये लोग आइडियली तो ये चाहेंगे कि चुनाव हो ही ना, चुनाव का झंझट ही ना हो, तो देखिए कितनी शानदार गवर्नेंस होगी, मानसिकता इन लोगों की ये है। लेकिन चूँकि वो झंझट खत्म तो हो नहीं सकता, इसलिए इस झंझट को कम कर 5 साल में बस 1 बार ये झंझट हो और 4 साल 9 महीने तक आराम से सरकार चले। किसकी सरकार चले? जनता की नहीं। उनकी जिनके आर्थिक हित सरकार से जुड़े हुए हैं और यहाँ वो एनके सिंह जी का लिखा हुआ चैप्टर रामनाथ कोविंद सिंह जी की रिपोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण है। वो चैप्टर कहता है कि इस देश में एक पॉलिसी स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिसी स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, शेयर मार्केट को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की।
शेयर मार्केट के लिए, देश के बड़े-बड़े धन्ना सेठों के लिए, देश के कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों के लिए, सबके लिए जो रोज-रोज की झंझट इस देश में लोकतंत्र के कारण आ रही है, वो कम हो जाएगी। तंत्र सहज हो जाएगा, लोग थोड़ा साइड में हो जाएगा। ये सबसे गहरी राजनीति है, ये सबसे खतरनाक राजनीति है। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई सहज साधारण सी चीज़ नहीं, बहुत गहरा प्रस्ताव है, बहुत खतरनाक प्रस्ताव। आज की तारीख में लगेगा कि चलिए तो पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, लेकिन आप हम सबको मिलकर इस पर निगाह रखें। आज लग सकता है कि देखिए 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, इसको कैसे पास करवाएँगे? लेकिन इतने गहरे खेल हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए क्या तिकड़म हो जाएगी, कोई कह नहीं सकता। मायावती जी तो कह चुकी हैं कि मैं तो इसका समर्थन करती हूँ। अब देखिए आने वाले दिनों में कौन पलट सकता है, क्या खेल हो सकता है? क्योंकि खेल बहुत गहरा है। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। हमारे लोकतंत्र के स्वरूप को विकृत करने वाला प्रस्ताव है, जिस पे हम सबको निगाह रखनी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।